हेलो दोस्तों। ऑटोडेस्क के इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें ऑटोडेस्क के बारे में, ऑटोकैड के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि वर्क स्पेस क्या होता है, टॉगल बार क्या होता है, टॉगल बार में डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन से मेन लिंक्स हैं जो हमें ऑन रखने हैं, जो हमारे 2D ड्राइंग में बहुत काम आता है। और इसके अलावा रिबन बार्स क्या क्या होते हैं और रिबन बार्स में क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, डिस्प्ले में क्या शो होता है, वो सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। तो अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, जो कमांड्स हैं, उनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे। एक एक करके हम सभी कमांड्स के बारे में जानेंगे कि उसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करने का मेथड क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट कमांड है वो है लाइन कमांड। तो लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पर होम का जो रिबन है, यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में लाइन कमांड यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ से इस लाइन कमांड को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी हमने बनानी है लाइन, सपोज़ यहाँ पर बनानी है तो यहाँ पर आप लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ देंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाइन बनती हुई नज़र आएगी। अभी लाइन देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही जा रही है, किसी एंगल पे नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इस ऑर्थो मोड को ऑन किया हुआ है। अगर इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो आप किसी एंगल पे लाइन को बना सकते हो। तो अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है या कोई ऐसी शेप बनानी है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का यूज़ होता है तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे। ठीक है, तो ऑर्थो मोड का भी हमने ऑन किया तो इससे हम बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट में क्लोज लूप बनाना चाहते हो तो इस एंड को, सपोज़ मैं इस एंड से क्लिक करूँगा तो वो उसको ज़रूर क्लिक कर देगा, ज्वाइन कर देगा, भले वो इंक्लाइंड हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इसके अलावा आप लाइन कैसी भी बनाओगे तो लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में ही बनेगी, किसी एंगल पर हम अभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया है। अब अगर हमें किसी एंगल पे लाइन बनानी है तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें ऑर्थो मोड को ऑफ़ करना पड़ेगा। तो ऑर्थो मोड का हमने ऑफ़ किया है, इसको एस्केप करेंगे। एस्केप का मतलब ये हुआ कि अगर हमें उस कमांड से बाहर आना है जो कमांड अभी हमारी चल रही है, सपोज़ यहाँ पर लाइन कमांड थी, लाइन हम बना रहे थे, अभी हमें नए सिरे से लाइन स्टार्ट करनी है तो आप उसको एस्केप करें, लाइन कमांड से बाहर आ जाए। दोबारा लाइन बनानी है तो हम या तो यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें रिबन बार में दे रखा है होम के। एक और ऑप्शन हमारे पास में है, अगर हम LIN लिखेंगे तो क्रॉस हेयर के पास में भी लाइन लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पे हम इसको लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ हमें इस पॉइंट से लाइन बनानी है और अभी देखो ऑर्थो मोड हमने ऑन नहीं किया तो लाइन इंक्लाइंड हो रही है, तो किसी भी एंगल पर हम लाइन को बना सकते हैं। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। सपोज़ हमें अपवर्ड डायरेक्शन में 1000 mm की लाइन बनानी है। अभी जो वर्क स्पेस है उसकी हमने लिमिट अभी चेंज नहीं की है, तो उसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जब भी हम नई डिज़ाइन करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो हमें वर्क स्पेस की लिमिट को पहले सेट करना पड़ेगा तो बेटर रहेगा। तो अभी ये ट्रायल आपको सिर्फ लाइन बना के बता रहे हैं, इसलिए सेटिंग अपने अभी नहीं की है हमारी लिमिट्स की और यूनिट की। तो अभी यहाँ पर देखिए 1111.1179 लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स ये 1185 mm है अभी जो डिस्प्ले में है। हम बढ़ाएंगे तो 1256, 1200, ये सब mm में है लेंथ। सपोज़ हमें 1250 mm की लेंथ बनानी है तो 1250 हम लिखकर टैब प्रेस करेंगे या कॉमा लगाएंगे। जैसे ही हमने टैब या कॉमा प्रेस किया तो लेंथ जो है वो लॉक हो गई, लाइन की लेंथ फिक्स हो गई है। अब देखिए अभी सिर्फ इसका एंगल चेंज होना है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड डायरेक्शन में किसी एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इस क्रॉस हेयर को ऊपर लेके जाओगे। अब ऊपर जितने भी एंगल्स पे आपको बनाना है वो एंगल यहाँ पर डालिए और एंटर कर दीजिए, तो उस एंगल पे लाइन बन जाएगी। अभी हमें यहाँ से बाहर आना है इस कमांड से, तो आप एस्केप करें। तो एस्केप करने से हमें उस कमांड से बाहर आने में हेल्प मिलती है। अब सपोज़ हमें वापस से लाइन बनानी है किसी दूसरे पॉइंट से, तो हम लाइन को या तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं रिबन बार से, या फिर आप डायरेक्ट LI लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर हम स्पेस बार को एंटर करते हैं तो स्पेस बार में क्या होता है कि जो भी हमने पिछली कमांड दी है वो उसको एक्टिव कर देता है।
तो हमारी लास्ट कमांड क्या है, लाइन कमांड थी, तो लाइन कमांड को इसने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट से, अगर हमें लाइन बनानी है तब देखिए लाइन अब वापस से बननी शुरू हो गई है। इस बार हमें 1150 mm की लाइन बनानी है। सपोज़ 1150 हमने लिखा और टैप किया तो लाइन की लेंथ को लॉक कर दिया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन बनानी है तो आप इस क्रॉस हेयर को हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले गए और जो एंगल की आपको लाइन बनानी है आपने वो एंगल यहाँ पे लिखा और एंटर कर दिया। तो अब देखिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर लाइन ये बन गई है। अभी इस कमांड से बाहर आना है तो हम एस्केप कर देंगे, तो इस कमांड से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन का डिफरेंट यूज़ हो गया है, लाइन के हम कैसे बना सकते हैं। अभी जो लाइन है आपके सामने ये कंटिन्यूअस लाइन है। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन का मतलब कहीं पर भी लाइन का ब्रेक ऑफ नहीं है, बीच में गैप नहीं है, डॉटेड लाइन नहीं है, सेंटर लाइन भी नहीं है, ये कंटिन्यूअस लाइन है। तो अगर हमें डॉटेड लाइन बनानी है, क्योंकि जो हिडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हिडन ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र नहीं आते हैं, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें डॉटेड लाइन से इंडिकेट करना पड़ता है। और कई बार हमें सिलेंडर या सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसकी सेंटर एक्सिस भी बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें सेंटर लाइन यूज़ करते हैं। तो वो कैसे, कहाँ पर हम बनाएंगे उसको देखें। सपोज़ ये जो लाइन है इस लाइन को हमें डैश लाइन में या सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, हमें यहाँ पर ही बाय लेयर में जाना पड़ेगा। अब बाय लेयर में क्लिक करेंगे तो देखिए कंटिन्यूअस, बाय ब्लॉक और बाय लेयर तीनों ऑप्शन ही आ रहे हैं। अभी यहाँ पर डैश या कोई सेंटर लाइन आपको नज़र नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अदर पे जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए आपको कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, तो हम अब लोड करेंगे। लोड पे हम सबसे पहले देखो ISO डैश लाइन नज़र आ रही है, आपने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया और अब यहाँ पर देखो लोड में नज़र आ रहा है, लोड तो हमने कर दिया है। अब इसको हमने क्लिक किया और इसका स्केल फैक्टर थोड़ा चेंज कर दिया है, वो 0.5 ले लिया है, तो वो हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। अब ये करके हम ओके कर देंगे। अगर कि आप में से किसी को ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप देखिए यहाँ पर ज़रूर ये होगा हाइड डिटेल्स, ये है, अगर मैं इसको हाइड कर दूँगा तो ये इस तरह के ग्लोबल स्केल फैक्टर्स और ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसा नज़र अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको शो डिटेल कर दें तो ये डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो वैल्यूज़ डालनी है वो ग्लोबल स्केल फैक्टर नॉर्मली चेंज करते हैं हम, इसको चेंज करके ओके कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये डैश लाइन दिखा रहा है, तो अब आपने इस लाइन को सेलेक्ट किया, बाय लेयर पे गए और डैश पे आ गए। तो डैश पे आने के बाद देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा वर्क स्पेस है वो 1000-2000 mm की रेंज में है, तो इसके लिए हमें हमारा स्केल फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो आप वापस से अदर्स पे जाएंगे और यहाँ पर जो ISO डैश आपने सेलेक्ट किया है, अब स्केल फैक्टर 0.5 है तो उसको बढ़ा के, पहले 1 था तब उसका डबल कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो 2 में देखिए, 2 में भी आपको यहाँ पर अभी कुछ ठीक सा नज़र आ रहा है, पर लाइन थोड़ी सी जूम करने पर देखिए आपको पूरा क्लियर नज़र आ रहा है। तो जूम करने पर नज़र आ रहा है क्योंकि लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर हम चाहें तो और भी स्केल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। आप इसको सपोज़ 3 की जगह 4 कर सकते हैं, तो 4 कर देंगे तो थोड़ा डिस्प्ले आपका और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी डैश लाइन हो गई है। अब हम बात करते हैं सेंटर लाइन की। तो सेंटर लाइन में जाने से पहले थोड़ा सा अगर हम यूनिट को, हमारा जो यूनिट और लिमिट है उसको चेंज कर लें तो बेटर रहेगा। तो एक बार मैं जितनी भी ऑप्शंस हैं इसको, जो लाइन्स हमने बनाई है, डिलीट कर देता हूँ और पहले लिमिट सेट कर देता हूँ ताकि हमारा वर्क स्पेस थोड़ा छोटा हो जाए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर वर्क स्पेस की लेंथ देखो 4200 यानी 4200 mm के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे वर्क स्पेस की को लिमिट करेंगे। उसके लिए हमने LIM लिखा, लिमिट पे क्लिक किया, स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर हम ओरिजिन मानेंगे उसको। ओरिजिन का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, तो 0 लिखकर हमने कॉमा लगाया, तो x कोऑर्डिनेट इसका लॉक हो गया है। अब हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, वो भी ओरिजिन है तो उसका भी y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। ये लिखकर हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आपने लोअर लेफ़्ट कॉर्नर को लॉक कर दिया है। अब ये अपर राइट कॉर्नर की बात कर रहा है, तो अपर राइट कॉर्नर में x कोऑर्डिनेट, सपोज़ हमारा जो वर्क स्पेस है हम चाह रहे हैं कि 400 बाय 300 का
रहे उसका एरिया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो 400 है और वाई कोऑर्डिनेट 300 रहे, तो हम क्या लिखेंगे 400 ये mm में है, टैप किया, टैप करते ही वो एक्स कोऑर्डिनेट इसका लॉक हो गया है और वाई कोऑर्डिनेट हम चाहते हैं कि 300 रहे, 300 लिख के एंटर कर देंगे। तो हमारा पेज का लिमिट चेंज हो गया है, बट अभी डिस्प्ले में नहीं आ रहा है। अब क्योंकि देखिए अभी अगर हम यहाँ से इस लाइन की लेंथ देखें तो वो अभी वही 1500 1600 mm के आसपास आ रही है, जबकि हाइट हमने 300 mm की है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जूम ऑल करना पड़ेगा। Z एंटर करेंगे, देन A एंटर करेंगे, तो अब हमारा वर्क स्पेस चेंज हो गया है। अब हमारा देखिए यहाँ से अगर हम हाइट चेक करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि वो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लिया है, नीचे से लेंगे तो ये 300 आपको शो कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन तो बना ली थी, अब हम सेंटर लाइन कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो पहले आपने लाइन को क्लिक किया और कहीं से भी एक बार आपने लाइन बना ली, ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं और ये सपोज अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, एस्केप कर दिया लाइन कमांड से बाहर आने के लिए। अब हम यहाँ बाय लेयर में जाएंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ डैश लाइन दिख रही है, तो अदर्स पे गए, अदर्स पे जाने के बाद में यहाँ पर भी आपको सेंटर लाइन नज़र नहीं आ रही है, तो उसको भी लोड करना पड़ेगा। लोड पे गए, फिर देखिए नीचे यहाँ पर सेंटर नज़र आ रहा है, सेंटर पे क्लिक किया, ओके किया और फिर सेंटर को उसको क्लिक किया। अब इसका स्केल फैक्टर 0.5 रख देते हैं, क्योंकि हमने हमारा वर्क स्पेस को लिमिट कर दिया है, छोटा कर दिया है, तो ग्लोबल स्केल फैक्टर आपका <1 से काम हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अब इसको ओके कर देते हैं। अब आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और बाय लेयर में जाकर सेंटर लाइन को क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर सेंटर लाइन आपको नज़र आ रही है ठीक से। ठीक है, तो हम सेंटर लाइन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। हम सेंटर लाइन या डैश लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बाय लेयर पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं, तो जिस भी कलर्स की आप लाइन बनाना चाह रहे हैं सेंटर लाइन, आप उसको क्लिक कर देंगे और फिर एस्केप कर देंगे, तो उस कलर की सेंटर लाइन बन जाएगी। तो हम यहाँ से लाइन की कलर्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो सेंटर लाइन हो, चाहे वो डॉटेड लाइन हो, या फिर ऑब्जेक्ट की कोई कंटिन्यूस लाइन हो, उसका कलर भी हम हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम पॉलीलाइन पर। पॉलीलाइन में क्या होगा, पॉलीलाइन से भी हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं। सपोज़ आपने पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया और इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्लिक करके क्या किया, सपोज़ ये रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल तो ठीक से पूरा नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों के एंड नहीं मिल रहे हैं, तो अब मिला के इसको क्लोज लूप बना देते हैं। अब अगर यही हम लूप या रेक्टेंगल सपोज़ हम लाइन से बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा, लाइन की हेल्प से बनाना चाहेंगे तो वो भी हम बना सकते हैं। ये हमने लाइन को सेलेक्ट किया और ये बना दिया। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, लाइन को यूज़ करके भी हम क्लोज लूप या रेक्टेंगल बना रहे हैं और पॉलीलाइन का यूज़ करके भी बना रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, सपोज़ हम लाइन से जो हमने क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाया है या कोई रेक्टेंगल बनाया है, तो उसकी किसी भी एज को क्लिक करेंगे तो वो सेपरेटली अलग से क्लिक होगी। यानी ये जो लाइन से मिलके जो भी हम लूप बनाएंगे वो एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। वो बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस का कॉम्बिनेशन है। अगर रेक्टेंगुलर है तो 4 लाइन का कॉम्बिनेशन होगा, अगर हेक्सागोन है तो 6 का होगा, ऑक्टागन है तो 8 लाइन का कॉम्बिनेशन होगा। और हर एक लाइन अपने सेपरेट है, उसकी एक एग्जिस्टेंस है। आप इंडिविजुअल किसी भी लाइन को बाहर निकाल सकते हो, उस शेप से आप उसको अलग कर सकते हो। हम यहाँ से इस लाइन को हटा सकते हैं। लेकिन पॉलीलाइन से अगर आप बनाओगे तो पॉलीलाइन में क्या होगा, जैसे भी आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ में सेलेक्ट होगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो उसका सिलेक्शन एक साथ में हो रहा है, यानी एक सिंगल आइडेंटिटी है। यहाँ पर एक सिंगल लाइन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो ये जो पॉलीगॉन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, लेकिन वो सिंगल है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही शेप है। अगर आप डिलीट करोगे तो ये पूरा का पूरा शेप एक साथ में डिलीट होगा, और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप इंडिविजुअल लाइंस को सेपरेटली क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो।
या उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसके लेंथ को बढ़ा सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो। ओके, पहला डिफरेंस तो ये है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, अगर हमें पॉलीलाइन से सपोज इसकी लेंथ को बढ़ाना है या एक लाइन को सेपरेट करना है तो हम कर सकते हैं। हमें पॉलीलाइन से इन सभी लाइन सेगमेंट्स को अलग करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक्सप्लोड का यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन भी आगे हम दोबारा से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। आपने एक्सप्लोड किया, उसको आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, तो अब देखिए सेपरेट लाइन सेलेक्ट हो रही है। अब ये सिंपल लाइन का, जैसे आप लाइन से फिगर बनाते हैं, ये उसी तरह से शेप बन गई है। आप यहाँ पर इंडिविजुअल लाइंस को सेलेक्ट करके सेपरेट भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक्सप्लोड यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉलीलाइन का जो यूज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो ये है कि सपोज़ हमें एक लाइन बनानी है और लाइन के एंड पर कोई आर्क है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं देखें, सपोज़ यहाँ से हमने लाइन बनाना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे गए, फिर यहाँ से हमने आर्क बनाना है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे राइट क्लिक करोगे और ये आर्क जो ऑप्शन आ रहा है, इस आर्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपने इस आर्क ऑप्शन पे क्या किया, क्लिक किया। क्लिक करके देखिए, अब आप यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क बना सकते हैं। उसका डायमीटर सपोज़ 100 है, तो आपने 100 डाया दे दिया, एंटर कर दिया, तो 100 डाया का सेमी सर्किल बन गया है। अब आपको यहाँ से सपोज़ फिर कोई आर्क बनाना है, तो आप यहाँ से भी सेपरेट कोई छोटा या उसी साइज़ का आर्क बना सकते हो। सपोज़ ये आपको आर्क बनाना, तो यहाँ से आर्क बना सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से हम वापस से लाइन बने, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे राइट क्लिक करोगे और वापस से लाइन पर आएंगे। लाइन आपने सेलेक्ट की है, अब देखिए अब वापस से हम लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ तक लाइन बनाइए, फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेमी सर्किल बने, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। जो स्क्वायर बॉक्स आने का मतलब ये है कि हम इस लाइन के एंड पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ से हमारा आर्क शुरू होगा। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके आर्क पे सेलेक्ट करेंगे और जैसे देखो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क बन रहा है। फिर आप इस पॉइंट पर आके क्लिक कर देंगे, तो यानी अभी ये मिल गया है यहाँ पर। अभी इस कमांड से बाहर आना है, तो आप सिर्फ एस्केप प्रेस कर देंगे और हम इस कमांड से बाहर आ सकते हैं। एक एस्केप प्रेस करने पर हम इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये कमांड से हम बाहर आ गए और ये शेप हमारी बन गई है। देखिए अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक सिंगल शेप बन रही है। ठीक है, तो पॉलीलाइन से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर अगर कोई सर्कुलर या सेमी सर्कुलर आर्क है, तो हम विद द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन उसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट कमांड क्या है, ये सर्किल कमांड है। तो यहाँ पे हम देखो सर्किल बनाने के हमारे पास से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैसे कैसे हम सर्किल बना सकते हैं, 6 डिफरेंट मेथड से हम सर्किल बना सकते हैं। पहला, अगर हमें सेंटर पता है सर्किल की और रेडियस पता है, तो हम ये सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हमें सेंटर पता है और डायमीटर पता है, तो हम ये सेंटर डायमीटर ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर सेंटर रेडियस पता है तो सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर वो सेंटर और डायमीटर पता है सर्किल का, तो सेंटर डायमीटर ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हमें 2 पॉइंट पता है जिनसे सर्किल पास होके जाएगा, तो ये 2 पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमें 3 पॉइंट पता है जिससे सर्किल पास होके जाएगा, तो हमें 3 पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमें पता है कि सर्किल किन 2 लाइंस पर टेंजेंट है और उसकी रेडियस क्या है, अगर हमें ये पता है कि इन 2 लाइंस पर या इन 2 कर्व पर सर्किल टेंजेंट होगा और ये उसकी रेडियस है, तो हम 10-10 रेडियस यूज़ करेंगे। 10-10 यानी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। और लास्ट ऑप्शन है कि अगर हमें ये पता है कि वो अगर किन्हीं 3 लाइंस पर टेंजेंट है या 3 आर्क पर टेंजेंट है, तो हम 10-10-10 ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें डायमीटर या रेडियस की ज़रूरत नहीं है, तो हम 1-1 करके सभी ऑप्शंस को लेते हैं। पहला सपोज़ हम लेते हैं सेंटर रेडियस को। तो अगर हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो हमने सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमने सपोज़ पहले सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ किया और हमें इस पॉइंट पर सेमी सर्किल बनाना है, तो आपने इसको क्लिक किया और इसको हम देखो माउस को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, दूर लेके जाएंगे, तो ये सर्कुलर आर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपकी रेडियस है, आप रेडियस की एंट्री यहाँ कर सकते हो। सपोज़ 50 mm रेडियस है, तो आप 50 लिखकर एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आप कमांड से बाहर भी आ जाएंगे। तो ये हमने एक सर्किल बना लिया जिसकी रेडियस 50 mm है। ठीक है,
अभी देखिए सेंटर डायमीटर, सेंटर डायमीटर अगर उसका डायमीटर पता है और सेंटर पता है तो हम ये सेंटर डायमीटर यूज़ करेंगे। मान लिए इस सर्किल का कंसेंट्रिक सर्किल ही हमें बनाना है, लेकिन इस बार हमें डायमीटर पता है। तो जैसे ही आप इसके सरकमफेरेंस पे क्रॉस हेयर को लेके जाओगे तो वैसे ही आपको देखो यहाँ पर इसका प्लस साइन नज़र आएगा, यानी सर्किल का सेंटर नज़र आएगा। फिर आप इसके सर्किल के सेंटर पर जैसे ही क्रॉस हेयर का पिक बॉक्स जाएगा तो ये ग्रीन सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका क्रॉस का सेंटर और सर्किल का सेंटर कोइंसाइड हो गया है। अब आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम अब सर्किल बना सकते हैं और इस बार हमें उसका डायमीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज़ हमारा डायमीटर जो है वो 80 mm है, तो अब अगर आप 80 लिखेंगे तो वो उसको एज ए डायमीटर रीड करेगा। ठीक है, तो ये 80 डाया का इसने क्या कर दिया है, पहले जो हमने बनाया था 50 रेडियस का था तो उसका 100 डाया हो गया है। इस बार हमने 80 डाया दिया है तो इसीलिए जो सर्किल है वो अंदर बनेगा बिगर सर्किल के। तो ये दोनों कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं। ठीक है, तीसरा मेथड है 2 पॉइंट मेथड। ठीक है, 2 पॉइंट मेथड में अगर हमें 2 पॉइंट पता है जिनसे वो सर्किल पास होके जाएगा तो हम ये 2 पॉइंट मेथड से बना सकते हैं। तो हम पहले इस 2 पॉइंट मेथड को हमने 2 पॉइंट मेथड को सेलेक्ट किया और इस लाइन के सपोज मिड पॉइंट इसका एक पॉइंट है जहाँ से वो सर्किल पास होके जा रहा है। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे इसको और ये ट्राइंगल बना हुआ आएगा, तो ट्राइंगल जो सिंबल है वो मिड पॉइंट को बताता है और एंड पर स्क्वायर जो है वो एंड पॉइंट्स को बताता है। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है ये एंड पॉइंट को बताएगा और जहाँ ये ट्राइंगल बना हुआ आएगा मिड पॉइंट को बताएगा। तो एक तो सपोज़ ये पॉइंट है जहाँ से वो सर्किल पास होके जा रहा है और दूसरा इसका अपोजिट मिड पॉइंट हो गया है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसने सर्किल बना दिया है जो दोनों एंड से पास होके जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मेथड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं। तो 2 पॉइंट मेथड में इन जनरल जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो डायमीटर के अपोजिट कॉर्नर्स ही होते हैं। अब 3 पॉइंट मेथड पे आते हैं। तो अगर हमें 3 पॉइंट्स पता है जहाँ से वो सर्किल पास होके जाएगा तो हम ये 3 पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए हम सपोज़ हमने पहले एक रैंडमली लाइन बना ली, एक लाइन हमने ये बनाई है, फिर एस्केप किया और वापस इस कमांड को यूज़ किया, एक लाइन हमने ये बना ली और एस्केप किया। इस बार कुछ इंक्लाइन लाइन बना लेते हैं, फिर लाइन को सेलेक्ट किया और इस बार हमने ये लाइन बनाई है और एस्केप कर दिया। अब सपोज़ हमारा जो सर्किल है वो इन तीनों पॉइंट्स जो इसका फ्री हैंड है, दो लाइंस का जो ये एंड है इन एंड से पास होके जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये हम 3 पॉइंट को यूज़ करेंगे। आपने फर्स्ट ये पॉइंट दिया, लिखा हुआ यार देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन द सर्किल, तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। फिर स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन द सर्किल, तो ये आपने सेकंड पॉइंट दे दिया। स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑन द सर्किल, तो ये आपने थर्ड पॉइंट दे दिया। तो ये वो सर्किल इसने बना दिया है जो उन तीनों पॉइंट से पास होके जा रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमें 3 पॉइंट पता है कि इन 3 पॉइंट से वो हमारा सर्किल पास होके जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग द सिलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ द सर्किल अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कमांड 10-10 रेडियस। ये बहुत काम आती है जब हम ड्राइंग करेंगे, 2D ड्राइंग्स बनाएंगे, इवन 3D ड्राइंग्स में भी ये काफ़ी बहुत काम आती है। तो 10-10 रेडियस का मतलब है कि अगर हमें पता है कि हमारा जो सर्किल है वो इन 2 लाइंस पर या इन 2 कर्व पे टेंजेंट है, तो हम ये 10-10 रेडियस ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले कुछ लाइन बना लेते हैं। तो ये सपोज़ हमने कोई क्लोज लूप या ओपन लूप कैसे ही बना सकते हैं रैंडमली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, इस बार सर्किल बनाना है जो इन 2 लाइंस पर टेंजेंट हो और जिसकी रेडियस हमें पता है कि क्या है, जिसकी रेडियस सपोज़ 60 mm है। ओके, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कहाँ कर रहे हो। तो सभी जगह वो सर्किल बता रहा है, ग्रीन सर्किल आ रहा है यहाँ पर। ग्रीन सर्किल का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का सिंबल है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब दूसरा पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट आप इस लाइन पर दे दो, कहीं पर भी दे सकते हो। क्लिक किया। अब आपको रेडियस देनी है, रेडियस सपोज़ अपन ने दी है 65, एंटर। तो एंटर करते ही ये क्या करेगा,
ये यहाँ पर सर्किल बना देगा जो इन दोनों पर टेंजेंट हो और जिसकी रेडियस 65 हो। आप रेडियस कम भी कर सकते हैं, कम करेंगे तो ये सर्किल ट्राइंगल के अंदर बन जाएगा और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बाहर भी निकल सकता है, जैसे यहाँ पर निकला है। सपोज़ हम दूसरा इसी कमांड को यूज़ करके इस बार रेडियस चेंज करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इस पे टेंजेंट दिया, दूसरा इस पे टेंजेंट दिया और रेडियस दे दिया हमने 35 mm। तो इस बार देखिए, तो ये दो टेंजेंट लाइन हो गई इसकी और इसकी रेडियस जो है वो 35 mm आ गई है। क्लियर? तो हमें ये सर्किल हम कब बना सकते हैं, जब हमें दो लाइन पता हो जिन पर वो टेंजेंट हो और हमें उस सर्किल की रेडियस पता है, तो हम ये ऑप्शन यूज़ करके सर्किल बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 10 10 10, यानी अगर हमें पता है कि हमारा जो सर्किल है वो किसी 3 लाइन पर या 3 कर्व पे टेंजेंट होगा, तो हम कैसे उसको बनाएं। तो इसके लिए देखिए, सपोज़ हम सर्किल ही बनाते हैं। सपोज़ एक हमने सर्किल बना दिया किसी भी रैंडम रेडियस का और एक और सर्किल बनाया और एक और सर्किल, 3 सर्किल से हम बनाते हैं किसी भी रेंज, अपने मर्ज़ी से कोई भी आप ले सकते हैं। अब हमें सपोज़ जो सर्किल बनाना है वो इन तीनों सर्किल्स पर टेंजेंट है, इनके सरफेस पे वो टेंजेंट है। तो क्या करेंगे, 10 10 10 ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके सर्किल पे जाके आपने यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट पे क्लिक कर दिया, दूसरा यहाँ आप कहीं पर भी पॉइंट पे क्लिक कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तीसरा यहाँ पर भी तीनों के सरकमफेरेंस पे कहीं पर भी क्लिक कर दो, तो ये आपको वो रेडियस बना देगा, वो सर्किल बना देगा जो इन तीनों कर्व पे टेंजेंट हो। ठीक है? अगर हम चाहें कि वो जो ट्राइंगल की 3 लाइन से इस पर वो टेंजेंट हो तो भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 10 10 पे जाएंगे और ट्राइंगल के तीनों जो लाइन्स है उस पर हम 1 बाय 1 क्लिक करेंगे, तो ये सर्किल बना देगा जो तीनों लाइन्स पर क्या हो, टेंजेंट हो। ठीक है? तो ये हम 10 10 10 यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सर्किल को बना सकते हैं जो 3 लाइन्स पर टेंजेंट हो। नेक्स्ट कमांड ये है आर्क। अगर हमें कोई आर्क बनाना है तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस आर्क बना सकते हैं। अब इसमें आप देखो, क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो इसमें आर्क में नॉर्मली अपने को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टार्टिंग में हमारे जो 3-4 ऑप्शंस हैं उनसे हमारा काम हो जाएगा। तो हम इन 3-4 ऑप्शंस पर थोड़ा सा अपना फोकस रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 3 पॉइंट। फर्स्ट मेथड है आर्क बनाने का 3 पॉइंट। तो देखो, आर्क अगर बनाना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इस रिबन बार में जाके डायरेक्टली यहाँ पर आर्क सेलेक्ट कर लें, या फिर आप ARC लिखें। तो ARC लिखते हैं, देखो यहाँ पर आर्क भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप यहाँ से भी आर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, देखो ये 3 पॉइंट मेथड है। तो यानी अगर हमें 3 पॉइंट पता है कि वो आर्क इन 3 पॉइंट से होके जाएगा, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन आर्क बना सकते हैं। सपोज़ ये जो 3 पॉइंट से हम इन्हीं की बात करते हैं, जो हमने 3 पॉइंट से जो सर्किल बनाया था 3 पॉइंट ऑप्शन से, तो इसी से हम आर्क बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा। अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट्स ऑफ आर्क, वो हमने यहाँ पर दे दिया है सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया है ये थर्ड पॉइंट। तो वो आर्क बेसिकली सर्किल का ही एक पार्ट होगा। अगर आप इस सर्किल को यहाँ से डिलीट कर दें तो ये आर्क आपको दिख जाएगा। यानी अगर आपको ये पता है कि जो हमारा आर्क है वो इन 3 पॉइंट से पास होके जाने वाला है, तो हम ये 3 पॉइंट मेथड यूज़ करके बहुत आसानी से आर्क बना सकते हैं। ठीक है? दूसरा ऑप्शन देखो आर्क का क्या आता है। अगर हमें स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पता है और एंड पॉइंट पता है, यानी 2 पॉइंट्स पता है जहाँ पर वो आर्क जहाँ से क्रॉस होके जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और किस पॉइंट पर एंड होगा ये हमें पता है, और अगर उसका सेंटर पता है तो हम इस मेथड से इजीली आर्क बना सकते हैं। ठीक है? सपोज़ हम इसी 3 पॉइंट्स की बात करते हैं अभी जो बने हैं, तो हम पहले इस मेथड को क्लिक कर लें। स्टार्ट पॉइंट हमने ये रखा, अब इसका सेंटर सपोज़ हमने ये रखा। ये कह रहा है स्पेसिफाई, देखिए स्टार्ट पॉइंट देने के बाद में पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो ये हम सेंटर पॉइंट दे सकते हैं, ये भी सेंटर पॉइंट दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो सपोज़ ये हम सेंटर पॉइंट देते हैं। अब स्पेसिफाई एंड पॉइंट्स, तो ये आपने एंड पॉइंट्स दे दिया, तो अब ये इसने आर्क बना दिया जिसका स्टार्ट पॉइंट पता है,
एंड पॉइंट पता है और ये सेंटर पॉइंट पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये जो अगर आप इस पॉइंट को इस एंड से यानी सेंटर से इस एंड को ज्वाइन करोगे, क्योंकि ये जो आर्क है तो सर्किल का एक पार्ट होगा, तो सर्किल की रेडियस तो चेंज नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से अगर आप इस पॉइंट को एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे और इसको एक्सटेंड करोगे तो उस एक्सटेंशन पर इसका ये एंड पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट पता है और अगर सेंटर पता है और एंड पॉइंट पता है तो हम ये मेथड यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम आर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है। अगर आपको स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है और एंगल पता है कि हमारा जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, हमें पता है कि स्टार्ट किस पॉइंट से होगा आर्क, उसका सेंटर क्या होगा और वो कितना एंगल बनाएगा, तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट लाइन पहले बना लेते हैं किसी भी लेंथ की अपने हिसाब से। अपन सपोज़ इसका मिड पॉइंट जो है वहाँ से स्टार्ट करना है हमें, और इसका जो सेंटर है उसके लिए भी हमने सपोज़ इस पॉइंट को, इस लाइन को बना लिया। तो ये जो है इसका सेंटर है और एक स्टार्ट इस पॉइंट से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपने स्टार्ट सेंटर और एंगल ये ऑप्शन को क्लिक किया। फिर आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो ये हमने स्टार्ट पॉइंट दे दिया है। फिर पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द सेंटर, कहाँ है सेंटर, उसका स्पेसिफाई सेंटर करना पड़ेगा हमें, तो ये हमने सेंटर को स्पेसिफाई कर दिया। फिर पूछ रहा है कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो जो आर्क है इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। सपोज अपन ने कहा कि 105 बना रहा है, तो 105 लिख के एंटर करेंगे तो ये आर्क बना देगा। यानी इसका सेंटर कहाँ है, देखिए ये आर्क है, ये इसका सेंटर है, और अगर आप इसके आर्क के एंड को इससे ज्वाइन करोगे सेंटर से, तो ये जो एंगल इसके सेंटर पे सबटेंड होगा वो 105 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर स्टार्ट पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है और सेंटर पता है तो हम ये ऑप्शन को यूज़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें स्टार्ट पॉइंट पता है और सेंटर पॉइंट पता है और ये पता है कि हमारे आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो हम ये फोर्थ ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है और लेंथ पता है, यानी आर्क लेंथ कितनी होगी, तो हम ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो हमने इसको क्लिक किया, ये सपोज़ आपका स्टार्ट पॉइंट है और फिर हम इसको देते हैं ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और आर्क की लेंथ कितनी है, सपोज़ आर्क की लेंथ हमने दे दी है, हमारी आर्क की लेंथ 125 mm है, तो आप इसको एंटर कर देंगे तो ये आर्क बन जाएगा जिसकी आर्क की लेंथ 125 mm है, और ये इसका एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये हमने आर्क के जो स्टार्टिंग के 4 ऑप्शंस हैं वो हमने पढ़ लिए और इनसे हमारा काम हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा कुछ इस आर्क के बहुत सारे ऑप्शंस के अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो है रेक्टेंगल। अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल के लिए हम देखते हैं कि आपने लाइन को सेलेक्ट करके भी रेक्टेंगल बनाया था, आपने पॉलीलाइन को सेलेक्ट करके भी रेक्टेंगल बनाया था। अभी क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो सबसे मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री है, जो मोस्ट कॉमन क्लोज्ड पॉलीगॉन, सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन और सबसे ज़्यादा काम आने वाला पॉलीगॉन है वो रेक्टेंगल ही है, तो इसीलिए उन्होंने रेक्टेंगल की सेपरेट स्पेसिफाई ज्योमेट्री बनाने के लिए डायरेक्ट ही इसका एक आइकन दे दिया है, डायरेक्ट हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये रेक्टेंगल का है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। सपोज़ आपको इस पॉइंट से रेक्टेंगल बनाना है तो इसको आपने बेस पॉइंट मान लिया है। अब हम यहाँ चलेंगे, हमारे रेक्टेंगल की लेंथ देनी पड़ेगी, सपोज़ एक्स कोऑर्डिनेट यानी लेंथ, तो सपोज़ रेक्टेंगल का लेंथ 400 है, अभी 160 ये बता रहा है, तो चलो हम 175 कर लेते हैं। तो 175 करने पर टैब करेंगे तो ये लेंथ को यानी एक्स कोऑर्डिनेट को लॉक कर देगा और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। अब वाई कोऑर्डिनेट सपोज़ हमने दे दिया है कि 150 है, तो आप 150 लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बना के हमें दे देगा जिसकी लेंथ कितनी है 175 है और जिसकी हाइट या ब्रेड्थ कितनी है 150 है। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड किसी भी डायमेंशंस का हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को आराम से बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल जो बनेगा वो भी क्लोज्ड पॉलीगॉन जो हमने पॉलीलाइन यूज़ करके जो बनाया था उसी तरह से यहाँ पर एक वो सिंगल आइडेंटिटी बनेगी, लाइंस का कॉम्बिनेशन होगा
बट लाइंस यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है, अभी यहाँ पर सारी लाइंस आपस में अटैच्ड हैं। तो ठीक है, तो मैंने पहले भी ये बताया था कि अगर हमें इस लाइन को सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोड कमांड यूज़ करना पड़ेगा। उसको भी आगे हम डिटेल में वापस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम किसी भी साइज़ का शेप का रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कमांड इसके पास में ही आती है, इसके नीचे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब कोई भी ऐसा क्लोज्ड पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स मोर देन 4, क्योंकि रेक्टेंगल तो हम बना ही रहे हैं। अब रेक्टेंगल के अलावा जो भी है, पेंटागॉन हुआ, हेक्सागॉन हुआ, ऑक्टागॉन हुआ, यानी नंबर ऑफ साइड्स अगर मोर देन 4 है तो हम ये पॉलीगॉन यूज़ करके बना सकते हैं। तो सपोज़ अब हमें पॉलीगॉन बनाना है तो आपने पॉलीगॉन पे क्लिक किया। अब आपसे ये पूछेगा नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागॉन के लिए नंबर ऑफ साइड्स 5 होगी, तो हम यहाँ पर 5 देकर एंटर करेंगे। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सेंटर देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीगॉन है या कोई भी ज्योमेट्री लो, हर एक का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है किसी भी क्लोज्ड पॉलीगॉन का, तो आपने उसको सेंटर देना पड़ेगा। सपोज़ ये इसको सेंटर दिया। अब ये पूछ रहा है कि क्योंकि जो पॉलीगॉन होगा, पेंटागॉन होगा या हेक्सागॉन होगा, कोई भी पॉलीगॉन लो, वो उसके जो कॉर्नर्स हैं या तो वो कॉर्नर सर्किल के किसी सर्किल के सर्कमफेरेंस से पास होंगे, और या फिर वो जो लाइंस हैं, यानी जो 5 पेंटागन में 5 लाइंस हैं, वो किसी सर्किल पर टेंजेंट होंगी। तो अगर सर्किल पर टेंजेंट होगी तो उस कंडीशन में सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल ऑप्शन चूज़ करेंगे। और अगर वो जो पॉलीगॉन है वो सर्किल के अंदर बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में उस पॉलीगॉन के सारे पॉइंट्स सर्किल के सर्कमफेरेंस में होंगे और पॉलीगॉन सर्किल के अंदर होगा। तो ऐसी कंडीशन में इनस्क्राइब्ड इन सर्किल ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो सपोज़ हमने सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल को चूज़ किया। अब वो पूछेगा कि उस सर्किल की रेडियस कितनी होगी। तो अब देखो, आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट करेंगे तो आप यहाँ पर इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली सर्किल की रेडियस डालनी पड़ेगी जो इसकी जो इसका सर्कमफेरेंस है वो इस पॉलीगॉन के सभी पॉइंट से, सभी कॉर्नर से पास होके जा रहा है। सपोज़ हमने दिया इसकी वैल्यू 75, एंटर करेंगे तो ये पेंटागॉन बना देगा। सिमिलरली हम हेक्सागॉन भी बना सकते हैं या ऑक्टागॉन भी बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ साइड अगर सपोज़ हमें ऑक्टागॉन बनानी है तो नंबर ऑफ़ साइड होगी 8। फिर आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। आपको सेंटर देना पड़ेगा। हम कोई भी सपोज़ इस पॉइंट को सेंटर दे देते हैं। अब इस बार हम इंस्क्राइब्ड सर्किल कर देते हैं। अब देखिए ये ऑक्टागॉन बन गया है और इसकी रेडियस हम दे देते हैं 50। तो ये ऑक्टागॉन बन गया है। तो इस तरह से हम किसी भी साइड्स का क्लोज्ड पॉलीगॉन बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने रेक्टेंगल और पॉलीगॉन दोनों के बारे में ठीक से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत काम आती है, वो है मूव कमांड। ठीक है, मूव से पहले कि हैचिंग भी है, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि सर्किल और इसी के साथ में है ये, तो हम पहले इसी पर ही आ जाते हैं। तो ये आपकी हैचिंग्स क्या होती है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जब कटिंग होती है तो जहाँ जहाँ पे मटेरियल होता है वहाँ पर हमें उसको मटेरियल को शो करने के लिए बहुत सारी इक्वली स्पेस्ड इंक्लाइन लाइंस बनाते हैं। उस लाइंस को बोलते हैं हैचिंग। तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे देखिए, जैसे सपोज़ हम अभी इसकी बात करते हैं। ये सपोज़ एक हॉलो पाइप है, उसका एक सेक्शन व्यू है। हमने इसको पाइप को कट किया तो ये आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। अंदर वाला पाइप जो है, क्योंकि वो तो हॉलो है, पूरा पोर्शन खोखला है और यहाँ पे बीच वाले हिस्से में मटेरियल है। तो जब आप इसको काटोगे तो ये मटेरियल कट होगा। तो यहाँ पर हमें हैचिंग्स करनी पड़ेगी। और हैचिंग ज़्यादा क्लियर हो उसके लिए एक काम करते हैं, इस सर्किल को मैं हटा के दूसरा सर्किल बना देता हूँ जिसकी थोड़ा रेडियस कम हो, ताकि ईजिली हैचिंग्स का आपको ठीक से पता लग सके। तो अब हमें इस बीच वाले पोर्शन में हैचिंग करनी है। उसके लिए आप इस हैचिंग पे क्लिक करोगे और जिस पोर्शन पे करनी है वहाँ पे ये क्रॉस हेयर को लाके ड्रॉप कर देंगे। तो अभी देखिए ये हैचिंग्स जो है वो इस शेप की हो रही है, एल शेप, बहुत सारे एल्स का कॉम्बिनेशन लग रहा है आपको। तो ऐसी तो हैचिंग नॉर्मली अपन नहीं करते हैं। इंक्लाइन लाइंस होती है, इक्वली स्पेस्ड होती है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नॉर्मली वो 45 डिग्री होता है हैचिंग्स में। तो इसके लिए हम ये NC31 ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे आप इस पर आएंगे
तो ये लाइन को ड्रॉ कर देगा। अगर हम चाहते हैं, अब देखिए आपको लग रहा है कि जो लाइन है वो सभी इक्वली स्पेस्ड हैं, लेकिन इनकी बीच की स्पेसिंग बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके बीच की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। सपोज़ ये 1 है, यहाँ पर 1 से आप इसको 2 कर दो, तो यहाँ से स्पेसिंग को हम बढ़ा सकते हैं। ये जो हमने हैचिंग यहाँ पे की है, हम इसके एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं। यानी जो लाइन है ये जितने एंगल पे इंक्लाइंड है, अभी नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 45 डिग्री पर होती है, तो आप इसके एंगल को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है इस ऑप्शंस पर, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है इसको आप सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे एंगल चेंज कर सकते हैं लाइन का, हैचिंग लाइंस का। इनके बीच की स्पेसिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के। जो भी हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइंस की स्पेसिंग है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हम इस लाइन के कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ बाय लेयर पे जाएंगे। बाय लेयर पे गए तो बहुत सारे कलर्स आपको देखो नज़र आएंगे। तो जो भी आप कलर चाहें उन कलर्स की हैचिंग को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हैचिंग का हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हैचिंग की जो लाइंस, हैचिंग लाइंस हैं, उनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर सकते हैं, और लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हैचिंग्स के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो चलिए, इस हैचिंग कमांड से बाहर आना है तो हम यहाँ पर जो क्लोज हैच क्रिएशन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे हम हैचिंग कमांड से बाहर आ जाएंगे और ये हमारा नॉर्मल प्रीवियस होम रिबन आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है मूव कमांड। अगर हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मूव करने के लिए हम क्या करें, हमें पहले वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आप इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करके आप इसको रेक्टेंगल को बढ़ाएंगे तो ये पूरा रीजन इसके अंदर आ जाएगा। आप यहाँ पे वापस से लेफ़्ट क्लिक करिए, ये पूरा का पूरा आपकी जो फिगर है वो सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद में हम जाएंगे, ये मूव, ये जो सिंबल है मूव का है। अगर हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले पूछेगा बेस पॉइंट क्या है, यानी कहाँ से आपको पिक करके उसको रखना है, मूव करना है। तो सपोज़ हम इस सेंटर पॉइंट से मूव करवाते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी मूव करवा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सपोज़ पहले सेंटर पॉइंट से मूव करवाते हैं, तो ये हमारा बेस पॉइंट है। तो यहाँ पर आप बेस पॉइंट पे ले जाके क्लिक कर दें, अब आप देखिए मूव कर सकते हैं। तो अभी हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है, तो हम किसी भी एंगल पर इसको मूव कर सकते हैं। अगर ऑर्थो मोड हमारा ऑफ नहीं होगा, ऑन रहेगा, तो या तो हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसी दो डायरेक्शन में ही इसको मूव कर सकते हैं। इंक्लाइन लाइन पर, किसी इंक्लाइन पोजीशन पे नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंक्लाइन पोजीशन पे भी हम लेके चले जाएं तो आपको ऑर्थो मोड को बंद करना पड़ेगा और आप यहाँ पर इसको ला के क्लिक कर दें तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये मूव हो गया है। अगर हमें मूव जो है, सपोज़ किसी सेंटर, अभी हमने बेस पॉइंट सेंटर दिया था, तो हम दूसरा भी बेस पॉइंट दे सकते हैं। उसके लिए हमने इसको क्लिक किया, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब मूव पर गए, इस बार जो है हमने बेस पॉइंट ये दिया है, तो आप इसको क्लिक करें तो अब यहाँ से उसको पिक करेगा। तो बेस पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये पूछना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से पिक करना है, कहाँ से उठा के रखना है। तो जिस पॉइंट को आप बेस पॉइंट मानोगे वहीं से वो उसको पिक करेगा, वहीं से उसको ऑब्जेक्ट को उठाएगा। ओके, तो ये मूव ऑप्शन है। मूव के बाद में देखिए इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आ रहा है कॉपी ऑप्शन है, यानी आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, 2 या मोर देन 2 कॉपी बनानी है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शंस यूज़ करेंगे। तो आपको सपोज़ कॉपी बनानी है तो आप क्या करेंगे, पहले आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, हमने ये सेलेक्ट कर लिया और अब गए हम कॉपी पर। तो यहाँ पर भी ये बेस पॉइंट हमसे पूछेगा, तो इन जनरल हम बेस पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है उसी को दे देते हैं, तो उससे उसको मूव करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और विजिबिलिटी भी ठीक रहेगी। तो हमने यहाँ पर इसको बेस पॉइंट को हमने इसका सेंटर माना, क्लिक किया। अब जैसे आगे लेके जाएंगे देखिए, तो एक प्रीवियस कॉपी तो रखी हुई है और एक कॉपी इसने और बना दी है। अब यहाँ पर लगा के हम सपोज़ यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो क्लिक कर दिया, लेफ़्ट क्लिक किया, तो फिर वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गई, एक कॉपी और बनेगी। तो जब तक हम इससे एस्केप नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको कॉपी कमांड से बाहर आना है तो हम क्या करेंगे, एस्केप कर देंगे, कॉपी कमांड से बाहर आ गए। हमें वापस से कॉपी कमांड पे जाना है अभी,
तो हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इस बार वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में एंटर कर दिया है। फिर पूछेगा बेस पॉइंट क्या है, हम दे देंगे ये हमारा बेस पॉइंट है। तो देखिए वापस से ये सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम एस्केप कर देते हैं इसको। एस्केप करने का मतलब है कि हम उस कमांड से बाहर आ गए, अब हम कॉपी कमांड से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, और स्पेस बार करेंगे तो जो भी लास्ट में कमांड है वो वापस से एक्टिव हो जाएगी। अभी हमारी लास्ट कमांड कौन सी थी, लास्ट कमांड हमारी अभी कौन सी कॉपी थी, तो कॉपी कमांड एक्टिव हो जाएगी अगर हम स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद में ये स्ट्रेच है, यानी अगर हमें ऑब्जेक्ट को खींचना है, स्ट्रेच करना है, तो हम ये ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो सपोज जैसे अब इसको हमने क्लिक किया, इसको हमें स्ट्रेच करना है, इसको ऑप्शन हमने पहले क्या करेंगे, स्ट्रेच पे क्लिक करेंगे, जो उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, फिर एंटर करेंगे। बेस पॉइंट कहाँ है, कहाँ से उसको स्ट्रेच करना है, सपोज़ यहाँ से स्ट्रेच करना है तो आपने इसको क्लिक किया और इसको खींच के स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो इससे वो क्लोज लूप ही रहेगा लेकिन उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो जिस पॉइंट से आप बेस पॉइंट, जिस पॉइंट को मानोगे उस पॉइंट को हम पकड़कर वहाँ से उसको होल्ड करके खींचेंगे तो वहाँ से वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाना है, किसी एक डायमेंशन को बढ़ाना है, तो हम ये स्ट्रेच कमांड पे जाके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आता है आपका रोटेट। ये देखिए ये कमांड रोटेट का है। तो रोटेट में क्या होगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है किसी एक्सिस के अबाउट तो हम रोटेट ऑप्शंस पे जाएंगे। तो दो तरीके हैं इसके लिए, आप या तो पहले ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और फिर आप रोटेट पे जाएंगे, रोटेट क्लिक करेंगे। अब वो कहेगा कि आपका बेस पॉइंट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। तो बेस पॉइंट हमें सपोज इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो अब देखिए इस पॉइंट के अबाउट आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो किसी भी एंगल पे, सपोज अभी ये यहाँ पर एंगल हमें देना है सपोज़ 45, तो 45 डिग्री लिखकर एंटर करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अलाइन कर देगा। अब सपोज हमें वापस से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर उसको रोटेट करना है किसी एंगल पर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने जो एंटर दिया है वो वैल्यू दी है वो प्लस साइन के साथ एंट्री की है उसकी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए माइनस साइन के साथ में एंट्री देनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद में रोटेट, फिर वो बेस पॉइंट हमने देना पड़ेगा, ये बेस पॉइंट दिया। अब देखिए डाउनवर्ड में जाते ही, डाउनवर्ड में सपोज़ ये आपका एंगल आ रहा है 60 डिग्री पे हमें करना, तो 60 लिख के आप एंटर करोगे। तो क्योंकि माइनस नहीं दिया इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो हमें माइनस साइन के साथ देना पड़ेगा। तो ये आप क्लिक करें, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर रोटेट पे जाएं, फिर हमें यहाँ पर बेस पॉइंट देना पड़ेगा, बेस पॉइंट दिया। अब देखो डाउनवर्ड में जाना है तो माइनस सपोज हमने दिया है 75, एंटर करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी इनिशियल पोजीशन से 75 डिग्री पर नीचे आ जाएगा। जो भी इसकी करंट पोजीशन है वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 75 डिग्री पर ये घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो एक अभी हमने जो रोटेट किया है वो इसके सेंटर पॉइंट को बेस मानकर किया है। अब आप बेस को चेंज भी कर सकते हो। वापस से इसको हम क्लिक करते हैं, फिर रोटेट पे जाते हैं, इस बार बेस पॉइंट हम इसको देते हैं। ये सपोज़ ये हमारा बेस पॉइंट है, क्लिक किया, अब देखिए अब इसके अबाउट ही पूरा सिस्टम रोटेट होगा। ठीक है, अब सपोज़ हमें इस किसी पोजीशन में आना है या इसके इस पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाना है, तो हम क्या कहेंगे, विदाउट एनी नेगेटिव साइन वैल्यू एंटर करेंगे तो ये इससे घूम जाएगा। तो ये रोटेट से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट हम अपने गिवन एंगल या डिज़ायर्ड एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। तो ये रोटेशन कमांड का ये यूज़ है। नेक्स्ट आपका आता है मिरर इमेज। ये बहुत काम का कमांड है क्योंकि इन जनरल काफ़ी ऐसा होता है कि जब हम ड्राइंग के 2D कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं तो वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्रिकल जब ड्राइंग को हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी सेंटर एक्सिस के एक साइड वाले ड्राइंग को बना लेते हैं और उसके बाद में क्योंकि उसकी रेप्लिका होता है उसका नीचे वाला साइड, तो उसको उसका मिरर इमेज नीचे पेस्ट कर देते हैं, मिरर इमेज बना लेते हैं। तो इससे हमें
हमारा एफ़र्ट काफ़ी कम हो जाता है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, सपोज़ हम इसी ऑब्जेक्ट का ही किसी का भी बना सकते हैं। सपोज़ हम इस ट्राइंगल का ले लेते हैं, इस बार इसको चूज़ करते हैं। हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। अब आप मिरर पे जाएंगे, ये मिरर का कमांड है, मिरर यानी एक शीशा। तो आपने इसको क्लिक किया तो मिरर इमेज, आपने ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर ही रखा है, फिर उसको मिरर इमेज को क्लिक कर लिया आपने। अब पूछेगा कि मिरर कहाँ है। मिरर, सपोज़ हम इस लाइन को, इस बेस को बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा मिरर होगा। तो आपको मिरर के पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को, या कम से कम 2 पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक पॉइंट सपोज़ हम मान लेते हैं ये है, और दूसरा पॉइंट उसका ये एंड ही है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इसका मिरर इमेज जस्ट बना देगा। फिर ये पूछेगा कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो अगर सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है तो आप नो कर दोगे, और यस करोगे तो सोर्स डिलीट हो जाएगा और उसका मिरर रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिरर को डिलीट नहीं करना है, सोर्स ऑब्जेक्ट को, तो हम यहाँ पे नो को क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इसने मिरर इमेज यहाँ से बना ली है। अब सपोज़ आपको इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। सपोज़ ये 3 जो ट्राइंगल्स है या जो शेप है इसी की हमें मिरर इमेज बनानी है। तो आप क्या करें, आप इस पूरे चारों सर्कल्स को क्लिक करें, फिर मिरर इमेज पे जाएं। अब आपको बेस पॉइंट देना पड़ेगा। सपोज़ एक बेस पॉइंट हमने ये दिया है, इस बार ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं, और दूसरा बेस पॉइंट हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये दे देते हैं। तो इस बार जस्ट क्या होगा, जस्ट ऊपर नीचे इसकी मिरर इमेज बना देगा। यहाँ भी हम चाहते हैं कि सोर्स जो हमारा वो ऑब्जेक्ट वो रहे, वो ना डिलीट हो। अगर हम यस करेंगे तो देखो डिलीट हो जाएगा। अभी कोई कमांड, सपोज़ गलती से हमने कुछ गलत स्टेप ले लिया, हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया है, तो आप यहाँ पर ये जो अनडू है इसको क्लिक करके उस प्रीवियस कमांड, यानी प्रीवियस हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको हम वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अनडू करके हम हमारे प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट जो भी हमने हटाया होगा उसको हम वापस लेके आ सकते हैं। तो उसको वापस से क्लिक करते हैं, फिर मिरर इमेज पे जाते हैं, बेस पॉइंट देना पड़ेगा। बेस पॉइंट आपने इसको ये दे दिया। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। सोर्स ऑब्जेक्ट्स को डिलीट नहीं करना है, तो हमने डिलीट नहीं किया है। ओके, तो ये हमारी मिरर इमेज बहुत काम की ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए स्केल, यानी अगर हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ को बढ़ाना है, यानी सारे के सारे डायमेंशंस को किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से बढ़ाना है, यानी 1.5 गुना करना है, 2 गुना करना है, तो हम ये स्केल यूज़ में लेंगे। ठीक है, या कम करना है तो भी हमें स्केल यूज़ में लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आपने 2 ऑप्शंस हैं। हम पहले इसको स्केल, जो जिस ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रेच करना है या फिर श्रिंक करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। देन हम स्केल पर गए। अभी पूछेगा बेस पॉइंट क्या है। बेस पॉइंट हमारा ये है, या फिर ज्योमेट्री कुछ भी दे सकते हो आप, इस ज्योमेट्रिक सेंटर भी दे सकते हैं। तो ये हमारा बेस पॉइंट है। अब देखिए, अब क्या करना है, स्केल फैक्टर कितना है, 13, मतलब 13 टाइम्स कर रहे हैं। देखिए ये 2 टाइम्स है, 2 के आसपास करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और सपोज़ हम लेस देन 1 वैल्यू पुट करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो सपोज़ हम 2.5 करते हैं, 2.5 एंटर। तो उसने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, 2.5 गुना बढ़ा दिया। हर एक डायमेंशन इसकी 2.5 गुना 2.5 टाइम्स बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें सपोज़ इस ऑक्टागन को भी करना है तो आपको 2 ऑप्शंस, देखो पहले मैंने बताया था, या तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें फिर स्केल पर जाएं, या पहले स्केल को क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हम ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर ये एंटर करेंगे। अब बेस पॉइंट मांगेगा, बेस पॉइंट की डिमांड करेगा, तो ये हमने ज्योमेट्रिक सेंटर को बेस पॉइंट दे दिया है। और अब वो पूछेगा कि स्केल फैक्टर क्या है, तो सपोज़ वो हम इस बार 3 दे देते हैं। 3 लिख कर एंटर करेंगे, तो ये इस ऑक्टागन की शेप को, हर एक साइज़ को, हर एक साइड को 3 टाइम्स बढ़ा देगा। ठीक है, तो स्केल से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा अपने डिज़ायर कन्वीनियंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी यह ट्रिम कमांड, ये बहुत काम की कमांड है, बहुत ज़्यादा काम आती है ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं तो बहुत सारे एजेस ऐसी बन जाती है
या बहुत सारी लाइंस ऐसी बन जाती है जो हमारे काम की नहीं होती, वो अनवांटेड होती है, उसे हमें डिलीट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इस ट्रिम कमांड को यूज़ करते हैं। तो ट्रिम कमांड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए देखिए सपोज़ हमें इस आउटर पोर्शन को हटाना है, ये हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रिम पर क्लिक करेंगे, फिर वर्क स्पेस में आके एंटर करेंगे। अब वो ट्रिम कमांड एक्टिव हो गई है। जिस लाइन को हमें इरेज हटाना है, ट्रिम करना है, कट करना है, उस लाइन पर ले गए। देखो लाइन आपको डिलीट होती नज़र आएगी। यहाँ लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, लाइन डिलीट हो गई। फिर यहाँ पे जाएं, यहाँ लेफ़्ट क्लिक कर दें, लाइन डिलीट हो जाएगी। फिर आपको लगना है कि नहीं मुझे तो इसको भी हटाना है, आप अभी अभी कमांड, खैर कमांड से बाहर आ गए हैं, तो वापस अगर ट्रिम कमांड पे जाना है तो आप स्पेस करें, नहीं वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ट्रिम कमांड सेलेक्ट की, फिर एंटर किया। अब आप देखिए, अब आप इस लाइन पे आइए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने इसको ट्रिम कर दिया। देखिए यहाँ से अब इसको सेलेक्ट किया है। अब ये सेलेक्ट अगर नहीं हो रही है यहाँ पर, तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेटली एस्केप करके आपने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। क्लियर। दोबारा से देखिए और हम कैसी साइड्स को क्या कैसे कैसे ट्रिम कर सकते हैं। आपने ट्रिम को क्लिक किया, एंटर किया। अब देखिए आप चाहे तो इसको किसी को भी आप डिलीट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आप इसको भी हटा सकते हैं, जो भी आप चाह रहे हैं कि। नेक्स्ट हमारी कमांड है फिलेट। फिलेट से हम क्या कर सकते हैं कि जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं उनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, ताकि उन कॉर्नर्स की वजह से हमें चोट ना लगे। तो जितने भी कंपोनेंट्स को हम डिज़ाइन करते हैं, जब बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि सभी कंपोनेंट्स एंड पे थोड़े से राउंडेड होते हैं, शार्प नहीं होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं, ताकि उससे हमें चोट ना लगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये फिलेट का ऑप्शन है, ये सिंबल फिलेट का है। यहाँ पर आपने क्लिक किया, फिर आप वर्क स्पेस पे आएंगे, उसके बाद में आप राइट क्लिक करेंगे, फिर आपको रेडियस देनी पड़ेगी, कितने रेडियस है उसको फिलेट करना है, यानी उस जो राउंड ऑफ करेंगे, जो हम आर्क बनाएंगे, वो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो यहाँ पर आप रेडियस पे गए, सपोज़ हमने रेडियस दी है 25, उसके बाद एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी हम सपोज़ हमें ये जो पेंटागन है, इसके सारे कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ फिलेट। तो हमें बार बार फिलेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम इसको राउंड ऑफ करने से पहले मल्टीपल में चले जाएं, मल्टीपल को क्लिक करेंगे। तो अब क्या होगा, अब सपोज़ हमें सबसे पहले आपको दो लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो इस पॉइंट पे मिल रही है और जिसे हमें फिलेट करना है, राउंड ऑफ करना है। तो आपने फर्स्ट लाइन को ये क्लिक की, सेकंड लाइन को क्लिक करेंगे तो इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। अभी जो है वो कमांड से हम बाहर नहीं आए, क्योंकि हमने मल्टीपल में क्लिक किया है। तो अब नेक्स्ट आप इसको क्लिक करो, फिर आप इसको क्लिक करो तो इसको राउंड ऑफ कर देगा। फिर आप इसी लाइन को क्लिक करें और इसकी नियर बाय लाइन को करें तो इसको राउंड ऑफ कर देगा। फिर आप इसको क्लिक करें, नियर बाय लाइन्स को करें, फिर आप इसको करें और नियर बाय लाइन्स को करें, तो इसने क्या किया, पेंटागन की एजेस को क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया है। अभी देखिए हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दो स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं जिस पॉइंट पर, उसी को हम फिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आर्क और लाइन मिल रही है किसी पॉइंट पर, तो वहाँ भी हम फिलेट कर सकते हैं। जैसे ये आर्क है, इस लाइन पे मिल रहा है, तो ये लाइन को क्लिक करें, फिर आर्क पे जाएं, तो इसने इसको भी राउंड ऑफ कर दिया है। फिर आप इस आर्क पे जाएं और इस लाइन को क्लिक करें तो इसको भी राउंड ऑफ इसने कर दिया है। तो वो जो आर्क बनेगा, वो हम जो भी हमने रेडियस दे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, वो उसी रेडियस का चलेगा। आप इसको क्लिक कर सकते हैं, फिर आपने इसको क्लिक किया तो इसके अकॉर्डिंग ये राउंड ऑफ कर देगा, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिलेट जो शार्प कॉर्नर्स हैं उनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फिलेट का। ओके, तो आप चाहो जैसे, यानी ऐसा नहीं है ज़रूरी, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, दो डिफरेंट अगर आर्क हैं तो आप उन आर्क को भी फिलेट कर सकते हैं जिस पॉइंट पर वो मिल रहे हैं, और दो लाइंस अगर कहीं मिल रही है तो आप उसको भी फिलेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, चैम्फर। चैम्फर क्या होता है, जो नट बोल्ट्स होते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है चैम्फर का,
कि जो उसके एजेस होते हैं वो किसी एक एंगल पे कट होते हैं, उसके बाद उसके हम थोड़ा सा राउंड ऑफ उसको फिलेट कर देते हैं। तो चैम्फर का भी पर्पस वही है कि जो किनारे हैं, तीखे जो एजेस होते हैं उसको हम हटा दें, उसके लिए हम चैम्फरिंग करते हैं। तो आपने ये चैम्फर ऑप्शन को क्लिक किया। अब सपोज़ चैम्फर हमें कैसे करना है, चैम्फर हम देखो दो तरह से कर सकते हैं। या तो हमें ये पता है कि इतने एंगल पे हमें कट करना है, या फिर हमें पता है कि इतने डिस्टेंस पे कट करना है। तो सपोज़ ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है इसकी चैम्फरिंग करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गए और यहाँ से चैम्फर को क्लिक किया, फिर आप राइट क्लिक कर गए। अब राइट क्लिक पे देखिए, या तो हमें डिस्टेंस देनी है या एंगल देना है। सपोज़ आपने डिस्टेंस दिया, तो फर्स्ट जो चैम्फर डिस्टेंस यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यानी जो चैम्फरिंग होगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो सपोज़ अपन ने दिया है 15। फिर टैप करेंगे तो ये हमने 15 दिया। अब ये फर्स्ट लाइन को क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेकंड लाइन को क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों को ही 15 दे दिया है। आप सेपरेट भी कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे चैम्फर किया और फर्स्ट लाइन चैम्फर से पहले हमें सपोज़ क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके डिस्टेंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमने 15 दी है, फिर टैप किया, फिर सेकंड चैम्फर डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 15 की जगह सपोज़ अपन ने 5 दिया और एंटर किया। अब आपको दो लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके एंड को चैम्फरिंग करनी है। ये लाइन हमारी फर्स्ट हो गई है और ये लाइन हमारी सेकंड हो गई है। तो यहाँ पर दोनों लेंथ अलग अलग है, एक 15 है और दूसरा क्या है, एक्स हमारा 5 है, वाई हमारा 15 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोनों ही 15 था, यहाँ पर 5 और 15 है, इसीलिए इन दोनों की शेप्स जो है आपको सेपरेट अलग अलग दिख रही है। दूसरा चैम्फर करने का ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, हमने चैम्फर को पहले क्लिक किया, उसके बाद में राइट क्लिक किया वर्क स्पेस में आके, देन एंगल को सेलेक्ट किया। तो हम यहाँ पर एंगल को सेलेक्ट करेंगे। इस बार आपको चैम्फर लेंथ कितनी करनी है और कितने एंगल पे करनी है ये आपको देना पड़ेगा। ये चैम्फर लेंथ यानी यहाँ से यहाँ ये कितनी लेंथ है, तो ये लेंथ सपोज अपन दे देते हैं 25 करके जैसे ही टैप करेंगे, सॉरी एंटर कर देते हैं, तो फर्स्ट लाइन आपका ये हो जाएगा और सेकंड लाइन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, हम चैम्फर आपने क्लिक किया, एंगल हमने नहीं दिया, एंगल हम दे देते हैं अभी। चैम्फर लेंथ सपोज़ हमने इस बार 20 रख देते हैं और टैप कर देते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल देना पड़ेगा। एंगल आप देते हैं 45, एंटर। तो सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकंड लाइन, तो ये 45 डिग्री पर हमने क्या कर दिया है, इसको चैम्फर कर दिया है। और इस चैम्फर की लेंथ हमारी कितनी है, 25 है जो हमने दी है। ठीक है, तो चैम्फरिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। हम या तो एक्स और वाई डिस्टेंस दे के कर सकते हैं, और या फिर हम चैम्फर की लेंथ, यानी जो डायगोनल बनेगा बेसिकली चैम्फर की लेंथ होगी, चैम्फर की लेंथ और वो उस इनिशियल लाइन से कितने एंगल पर है वो एंगल दे के भी हम चैम्फरिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिलेट और चैम्फर हमने यहाँ से देख लिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है एरे। एरे में जो सबसे कॉमन काम आने वाला है वो है पोलर एरे। एरे में यहाँ पर दो है, दो डिफरेंट टाइप्स के हैं, रेक्टेंगुलर एंड पोलर। तो यहाँ हम पोलर एरे के बारे में जान लेते हैं। क्या होगा, सपोज़ दो शाफ्ट को अपने को कपल करना है, तो शाफ्ट के एंड पे हम क्या फ्लेंज लगाते हैं, और फ्लेंज जब लगेगी तो फ्लेंज पे सर्कुलर होल्स होंगे, 4, 6, 8, 7, 10 ये नंबर ऑफ़ होल्स हो सकते हैं। तो ये होल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम पोलर एरे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सपोज़ अपन ने क्या किया, पहले तो एक सर्किल बना लिया, तो सेंटर डायमीटर या सेंटर रेडियस कोई भी ऑप्शन चूज़ करके बना लिया। ये हमने एक आर्बिट्रेरी सेंटर दे दिया, और ये हमने किसी भी 70 आ रहा तो इसको 100 कर देते हैं, तो 100 डाया का ये क्या कर दिया, सर्किल बना दिया। अब एक और सर्किल बनाना है, ये सपोज़ इस बार सेंटर रेडियस पता है, आपने इस पॉइंट को क्लिक किया रैंडमली, और ये सर्किल सपोज़ हमने 9 रेडियस का बना दिया है। अब ऐसे सरकमफेरेंस पे हमें नंबर ऑफ़ सर्किल्स पता बनाने हैं, तो उसके लिए हम ये पोलर एरे यूज़ करेंगे। तो जब पोलर एरे यूज़ करना है तो क्या करेंगे, हम पहले उस सर्किल को क्लिक करेंगे जिसके मल्टीपल कॉपीज़ हमें बनानी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे,
यहाँ पर गए, पोलर एरे को क्लिक किया, फिर आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एरे, जो एरे बनेगा उसका सेंटर क्या होगा, तो ये इसका सेंटर होगा। तो सेंटर क्लिक करते ही वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, 6 सर्कल्स का एरे बना देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 सर्कल्स का एरे हमेशा बनाएगा। आप अगर इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 4 का भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 8, 10, 12, 20 चाहे जितने का बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पर मैंने 20 लिखकर एंटर किया है, तो यहाँ पर 20 सर्कल्स बनेंगे, इक्वली एंगल्ड स्पेस्ड होंगे, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से उनमें इंटरसेक्शन होगा, एक सर्किल पे दूसरा सर्किल ओवरलैप भी आपको मिलेगा। और ये 20 जो है थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए प्रोसेसिंग में थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है। अब देखिए ये इसने अब बना दिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 20 की जगह 8 क्लिक करेंगे तो ये 8 को बना देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सपोज़ 4 कर देते हैं या 5 कर देते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर क्वांटिटी देंगे उस क्वांटिटी की ये क्या करेगा, सर्कल्स को बना देगा, ठीक है। तो अगर हमने सपोज़ ये बना लिया है, बनाने के बाद में इस कमांड से बाहर आना चाह रहे हैं तो ये क्लोज़ एरे को ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हम इस एरे कमांड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए जो एरे है इसमें जो सर्कल्स बने हैं वो सभी सर्कल्स एक साथ सेलेक्ट होंगे। तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे ये सारे सर्कल्स ब्लू होंगे, यानी ये कि सिंगल आइडेंटिटी है, सिंगल यूनिट है। 1 2 3 4 5 इनका जो कॉमन सेंटर है वो ये है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इसको क्लोज एरे करके इसको वापस से हटा देते हैं। तो ये है आपका पोलर एरे। नेक्स्ट ये ऑप्शन है आपका इरेज। इरेज भी ट्रिम की सिमिलर ही है। अगर हमें किसी लाइन को, किसी एज को हटाना है तो हम इरेज को क्लिक करेंगे। जैसे आप इरेज पे जाएंगे, आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, आप जिस ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है तो आप उस पर ले जाके क्लिक कर देंगे तो वो उसको डिलीट कर देगा। तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू ट्रिम कमांड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लोड, ये बहुत काम की कमांड है। अब देखिए कहाँ पर ये काम आएगा। सपोज़ ये जो 5 हमने सेमी सर्किल बनाए हैं इनमें से एक का हमें साइज़ बढ़ाना है तो हम नहीं बढ़ा सकते या चेंज नहीं कर सकते, या एक को डिलीट करना है, इस पोजीशन से हटाना है तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल आइडेंटिटी है, ये सब एक साथ ही क्लिक हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आपको अगर इसको हटाना है तो आपको एक्सप्लोड करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो आपने इसको पहले क्लिक किया, क्लिक करके होम पे गए, होम पे आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे ये, और यहाँ पर आप एक्सप्लोड करेंगे, ये एक्सप्लोड का कमांड है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये सेपरेट हो गए हैं, पांचों सर्किल्स अब सेपरेट में अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई है। पहले देखो ये कंबाइंड था, अब ये सेपरेट आइडेंटिटी हो गई है। अब आप यहाँ पर अगर एक सिंगल सर्किल को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो सिर्फ वही डिलीट होगा, बाकी डिलीट नहीं होंगे। तो ये एक्सप्लोड का कमाल है, ठीक है। एक्सप्लोड से हमने ऐसा किया है। और उस सर्किल को वापस लाने के लिए हम अंडू कर लेते हैं तो सर्किल वापस से आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया एक्सप्लोड, जो हमने डिस्कस कर लिया है अभी। अब इसमें जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन बच रहा है वो है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के लिए क्या करेंगे हम, ऑफसेट का मतलब ये होता है कि सपोज़ हमें इस लाइन से या इस लाइन से नीचे या ऊपर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ लाइंस बनानी है तो हम ये ऑफसेट लाइन यूज़ करके बना सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने ऑफसेट को क्लिक किया, फिर पूछेगा कितने डिस्टेंस से ऑफसेट करना है। सपोज़ हमने कहा 10 mm से करना है, 10 लिख के एंटर किया। तो अब किस ऑब्जेक्ट से करना है, तो इस लाइन से करना है। आप क्लिक करके जैसे ही अगर ऊपर गए तो ऊपर एक लाइन बना देगा, नीचे गए तो नीचे बना देगा। तो ये इसने नीचे ऑफसेटिंग कर दी। फिर वापस यहाँ गए, ऊपर जाएंगे तो ऊपर कर देगा। फिर यहाँ से अब इसको बेस मान के अगर नीचे आएंगे तो इससे इक्वली डिस्टेंस पर ये उतनी वो जो लाइन्स है वो बनाता रहेगा, यानी ऑफसेट करता रहेगा, ठीक है। आप नीचे से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जिस साइड आप जाएंगे उस साइड में वो लाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफसेटिंग के हेल्प से हम नंबर ऑफ़ इक्वली स्पेस्ड लाइंस बना सकते हैं और ये बहुत काम आती है। ये तो भी आपको लग रहा है कि सिर्फ हम लाइन बना दी, इसका हम क्या यूज़ करें। तो देखो यूज़ करने का मेथड ये है। चलो इसको अब नहीं हटाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर ही आ जाते हैं।
सपोज़ स्टेट, रुकिए हम रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल पे ज़्यादा क्लियर होगा। हमने ऑफसेट किया वापस से, फिर ऑफसेट डिस्टेंस दी है 10, एंटर किया, इस एज को क्लिक किया और ऊपर की ओर आ गए। ठीक है, इस एज को क्लिक किया, इस साइड में आ गए। तो अब क्या होगा, सपोज़ हमें यहाँ पर एक सर्किल बनाना है जिसका सेंटर ये है, यानी यहाँ से भी 10 mm पर है और यहाँ से भी 10 mm पे है। थोड़ा सा और अनकॉमन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसा सर्किल बनाना है जिसका सेंटर इस बेस से 10 mm ऊपर हो और वर्टिकल इस एज से 15 mm राइट में हो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने 10 mm ऊपर पे एक लाइन बना दी है, अब यहाँ से 15 mm राइट में बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए ऑफसेट किए, इस बार हमने 15 को दी वैल्यू और इसको क्लिक किया और इधर आ गए। तो ये इनका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है, यानी ये हमारा सर्किल बन गया, ये हमारा सर्किल का सेंटर होगा। अब हमें अगर सर्किल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्किल का ऑप्शन हमारे पास में ये रहा। तो हम क्या करेंगे, सर्किल्स तो यहाँ से लेंगे, सेंटर डायमीटर, तो सपोज़ ये हमारा सेंटर है, क्लिक किया और अब आप जूम कर लेंगे, इसको जूम आउट करके सपोज़ 15 आया है, 15 लिख के एंटर करेंगे। तो ये इसका सेंटर पॉइंट हमने लोकेट पहले कर दिया क्योंकि दो लाइन का ये इंटरसेक्शन आ रहा है। अब आप इस लाइन को हटा सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है कि अगर हमें किसी एज से, किन्हीं दो एजेस से किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट को लोकेट करना है या उस पॉइंट से हमें कुछ ज्योमेट्री बनानी है, तो हम उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम ऑफसेट लाइंस का यूज़ करेंगे। तो ऑफसेट लाइन का यूज़ करके हम इस टाइप की ज्योमेट्री को बना सकते हैं। तो ऑफसेट जो कमांड है बहुत काम की कमांड है। इसके बाद में एक लास्ट जो वैसे कमांड्स और भी है यहाँ पर, डायमेंशन से रिलेटेड है। तो इसके लिए नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो डायमेंशन का रहेगा। तो डायमेंशनिंग भी हम अगले वीडियो में पूरा सीख लेंगे। तो उससे पहले एक इससे जो कंसर्न कमांड रह गई है वो मैच प्रॉपर्टीज़ है। ये बहुत काम की कमांड है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सपोज़ ये जो सर्किल का सर्कमफेरेंस है, या फिर हम ऐसा करते हैं, इस पर ही आते हैं, पहले जूम ऑल कर लेते हैं ताकि सारे फिगर्स हमें नज़र में आ जाए। और उसको हमने, हमारा जो कस्टम व्यू है इसको वापस से SE नहीं, इसको हम टॉप व्यू में चले जाते हैं जो हमारा व्यू चल रहा था। अभी जो लाइन्स है इसको हमें सपोज़ डॉटेट करना है, सभी लाइन्स को डॉटेट करना है। तो पहले आपने एक लाइन को क्लिक किया और इसके बाद में बाय लेयर पे गए, हमने डॉटेड लाइन को यहाँ पर एक्टिव कर चुके हैं, लोड किया हुआ है पहले। तो आप इसको क्लिक करोगे तो डॉटेड लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब हमें सारी लाइंस को डॉटेड करना है। तो क्या करें, सारी लाइंस को क्लिक करना पड़ेगा 1 बाय 1, या तो लाइंस को क्लिक करो और फिर डॉटेड लाइंस का पैटर्न सेलेक्ट करो। तो इसमें टाइम भी बहुत लगेगा और ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंट भी है। तो उसके लिए हम ये मैच प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे इस लाइन को क्लिक करो, मैच प्रॉपर्टीज़ पे आओ, फिर जैसे भी जिस लाइन को क्लिक करेंगे ये लाइन वैसे ही बन जाएगी जैसी ओरिजिनल, हमारी जो ओरिजिन मेन लाइन है उस लाइन के पैटर्न को ये सारी लाइंस कॉपी कर लेंगी। तो ये कितना फास्ट, देखिए सारी की सारी जो लाइन्स है वो डॉटेड हो गई है। तो ये मैच प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा है कि अपने सिमिलर लाइंस को जो है वो बना देगा जिस लाइन को भी हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें सेंटर लाइन बनानी है, और देखिए इसका एक और बेनिफिट है। अब सपोज़ हमने इसको यहाँ पर इसका कलर चेंज किया लाइन का, तो इस बार लाइन का कलर हमने इसको रेड कर दिया है, फिर एस्केप किया, अब फिर इसको सेलेक्ट किया, अब फिर मैच प्रॉपर्टीज़ पे गए और जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो उस लाइन का कलर भी चेंज कर देगा। तो इस बार तो क्लिक नहीं किया हमने, यहाँ पर ये मैच प्रॉपर्टीज़ पे गए और इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया। जितनी बार जिसको हम क्लिक करते रहेंगे वैसे वैसे उसको क्या करेगा, वो कलर और पैटर्न दोनों ही अपने जैसा बना देगा। तो ये मैच प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट जो अभी यहाँ पर 2D में हमारा रह गया उसको भी हम देख लेते हैं। वो आपको मिलेगा इस मॉडिफाई में। मॉडिफाई में देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है, 2 एरो मिल रहे हैं, यानी जॉइन है। यहाँ पर जॉइन कमांड है। अभी आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सेपरेट हैं। तो हमने देख लिया कि अगर हमें सिंगल ऑब्जेक्ट की सभी लाइंस को सेपरेट करना है, हटाना है, अलग अलग करना है, तो हम एक्सप्लोड कमांड यूज़ करते हैं।
यहाँ पर अगर हमें जॉइन करना है तो हम जॉइन कमांड यूज़ करेंगे, यानी 4 लाइन से जो एक शेप बन रही है उसको सिंगल शेप में कन्वर्ट करना है तो हम जॉइन कमांड यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 2D से जो रिलेटेड जितनी भी ऑटोडेस्क में ऑटोकैड में कमांड यूज़ होती है उन सभी कमांड्स के बारे में हमने ब्रीफ से देख लिया। हर एक कमांड्स का यूज़ कैसे करते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है और उसको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। तो इसमें जो अब डायमेंशनिंग वाला पार्ट बच रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनिंग को पूरा सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग, डिफरेंट एजेस, उसकी लेंथ, अगर कोई सर्कुलर आर्क है तो उसके रेडियस को, डायमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब डायमेंशनिंग से रिलेटेड कंसर्न है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और आगे 2D ड्राइंग में जब हम इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप ये दोनों वीडियोस को देख लें और जितनी भी कमांड्स ऑप्शंस हैं उन सभी कमांड्स ऑप्शन को क्लिक करके आप रफली लाइन बना के प्रैक्टिस कर लें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2D ड्राइंग बनाते हुए आपको उतना ही कम परेशानी फील होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।